हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2015 में पेपर 1 में पूछे गए सीडीपी के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार है। इस प्रश्न में हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। तो ऑप्शन ए हमारा है भाई बहन एवं अध्यापक, ऑप्शन बी है अध्यापक एवं साथी, ऑप्शन सी है साथी एवं माता पिता, ऑप्शन डी है माता पिता एवं भाई बहन। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान कौन सा इसमें से स्वीकार होगा? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, माता पिता एवं भाई बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है। अर्थात कोई भी नाराज हो सकता है, यह तो स्वाभाविक बात है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है कि अगर कोई भी व्यक्ति नाराज होता है तो वह सही समय पर सही व्यक्ति पे नाराज हो। तो यह किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए, संवेगात्मक विकास से। तो यह क्या होता है? संवेगात्मक विकास से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शैशव काल की अवधि है, तो शैशव काल की अवधि कब से कब तक होता है? तो शैशव काल आपका जन्म से 2 वर्ष के काल को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि शैशव काल की अवस्था जन्म से 2 वर्ष की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो विकास आपका क्या होता है? कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो पहले जैसे हमें कोई सेंटेंस सीखना है तो सेंटेंस सीखने के पहले हम वर्ड सीखते हैं, वर्ड सीखने के पहले भी हम लेटर को सीखते हैं। तो विकास क्या होता है? एक सामान्य से क्या होता है? विशिष्ट की ओर आगे जाता है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। कभी भी हम क्या करते हैं? पहले सिंपल चीज़ों को सीखते हैं, उसके बाद उसके आगे की चीज़ों को सीखते हैं। तो कोई भी काम हो गया, किसी भी डेवलपमेंट में हम क्या है, पहले उसके बेसिक चीज़ों को जानते हैं, फिर उसका डीपली हम स्टडी करते हैं। तो विकास याद रखेंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। उसके बाद एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि विकास आपका जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास हमें माता के गर्भ से लेकर जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक विकास चलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? इसमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। तो यह बात सही है कि विकास क्या होता है? विकास का सभी क्षेत्र क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन बी हमारा है सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया परिणाम होते हैं। तो ये भी सही है। ऑप्शन सी है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो यह नहीं होगा, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। तो यह क्या है? यह आपका बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। आप जानते हैं कि विकास क्या होता है? कोई बच्चे काफ़ी जल्दी किसी चीज़ों को सीख लेते हैं, जबकि किसी बच्चे में क्या होता है, काफ़ी टाइम लगता है किसी भी चीज़ों को सीखने में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा कि यह क्या है? बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति पोषण विवाद यह किससे संबंधित है? तो यह आपका आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, आनुवंशिकी एवं वातावरण। प्रकृति पोषण, तो प्रकृति से आपका क्या हो गया? वातावरण हो गया, पोषण हो गया, तो ये आपका आनुवंशिकी हो जाएगा।
तो प्रकृति पोषण कहीं भी दिया रहेगा तो यह आनुवंशिकता होता है इसमें और वातावरण होता है, दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? इनमें से कौन सा आपका बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारा है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता एवं सामाजिक कौशल सीखना, तो यह बात सही है। ऑप्शन बी है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, तो यह भी बात सही है कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उनके टीचर जिस प्रकार की शिक्षा देते हैं बच्चे उसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऑप्शन सी हमारा है कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। तो इसमें से हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कि कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा है समाजीकरण समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, तो यह भी बात सही है। तो इसमें हमें बताना था कि समाजीकरण के प्रति मॉडल के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, तो कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला बात है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? इनमें से कौन सा आपका सबसे उपयुक्त है किसके बारे में? तो जन संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, इसके संदर्भ में आपका कौन सा सही कथन है? तो ऑप्शन ए हमारा है समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, तो यह बात सही नहीं है। समाजीकरण हम माता पिता परिवार के साथ साथ हम अपने समाज से स्कूल से इन सभी जगहों से हम समाजीकरण की शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो यह पूरा सही नहीं है। ऑप्शन बी है जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, तो यह सही होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जनसंचार से क्या होता है, किसी भी कार्य के लिए हम जब एक दूसरे से क्या करते हैं संपर्क करते हैं तो उसमें एक दूसरे के प्रति क्या होता है विश्वास बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति क्या होता है अपने बातों का आदान प्रदान होता है। तो जनसंचार क्या है, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है, यह किसी के पास पहुंचने का काफ़ी अच्छा तरीका होता है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है लॉरेंस कोहनबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? यह हमारा प्रश्न है कि लॉरेंस कोहनबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्तर 1। तो लॉरेंस कोहनबर्ग के का जो सिद्धांत है इसमें से इसका आपका प्रथम जो स्तर है यह नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? इसमें हमें बताना है कि आपका पियाजे के सिद्धांत के हिसाब से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक अनुभव। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अनुभव व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है, इस मार्गदर्शन को कहते हैं। तो इस मार्गदर्शन को क्या कहा जाएगा? कोई भी काम जब हम स्वयं से नहीं करते हैं किसी का मदद लेते हैं तो उसे क्या कहेंगे? तो सिंपल भाषा में उसे कहेंगे सहारा देना। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कोहनबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस ओर प्रवृत्त होगा? कोहनबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस ओर प्रवृत्त होता है? तो
ऑप्शन ए हमारा है व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की ओर, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत मूल्यों की ओर, ऑप्शन सी है पारिवारिक अपेक्षाओं की ओर, और ऑप्शन डी है अंतर्निहित संभावित दंड की ओर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अंतर्निहित संभावित दंड की ओर। तो कोहनबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस ओर प्रवृत्त होगा? तो ये आपका किसी भी निर्णय लेते समय कोई व्यक्ति आपका अंतर्निहित संभावित दंड की ओर क्या होता है? प्रवृत्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बताना है हमें कि 2 से 7 वर्ष का बच्चा यह किस अवस्था में होता है? तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो 2 से 7 वर्ष का बच्चा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे है ऑप्शन ए में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये आपका 11 वर्ष से अधिक के बच्चे को कहते हैं। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह कब से कब होता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यह आपका 7 से 11 वर्ष का होता है। और ऑप्शन सी है संवेदी गामक अवस्था। तो संवेदी गामक अवस्था यह आपका जन्म से 2 वर्ष का होता है। संवेदी गामक कब होगा? यह इसको हम इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। तो यह आपका जन्म से 2 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत है? तो बच्चों के बारे में ये जो आपका दिया गया है ऑप्शन, इसमें से किस से वाइगोत्स्की सहमत है? तो ऑप्शन ए हमारा है, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। उसके बाद ऑप्शन बी हमारा है, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। ऑप्शन सी है, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। और ऑप्शन डी हमारा है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। तो बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा, शिक्षक क्या कर सकता है? वह एक निर्देशक के रूप में काम कर सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा त्रिपाचीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? इससे हमें बताना है कि कौन सा आपका त्रिपाचीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने की बोर्ड पर आपका स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो टीचर क्या राघव के बारे में क्या विचार करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी, संगीतमय। राघव क्या करता है? वह खुद का संगीत बजाता है। तो इससे क्या होगा, टीचर उसमें क्या पाता है? वह पाता है कि यह राघव क्या है, काफी संगीतमय है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स अर्थात कहा जाता है, जैसे क्रिकेट में यह बात काफ़ी आती है कि आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे कोई क्या कर रहा है, कोई लेग स्पिनर आ गया तो उसके सामने लेफ्टी बैट्समैन को भेज दिया जाता है। तो आउट ऑफ द बॉक्स क्या किया जाता है, सोचा जाता है। तो यह किससे संबंधित होता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुकूल चिंतन से। अर्थात उस समय की क्या स्थिति है, उस समय की स्थिति के अनुसार निर्णय लेना क्या कहलाता है? अनुकूल चिंतन। तो यह आउट ऑफ द बॉक्स इससे संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में भाषिक विभिन्नता बहुत है, इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में
सर्वथा उपयुक्त कथन है। तो कक्षा 1 और 2 के बारे में देखना है कि बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में कौन सा इसमें से सही है। तो ऑप्शन ए हमारा है, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षक के लिए अपनाई जा रही हो। तो यह बात सही नहीं है कि जो टीचर अपनाएंगे केवल वही भाषा के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, बाकी स्टूडेंट नहीं पढ़ सकते हैं। ऑप्शन बी है, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यह काफ़ी सटीक ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि बहुभाषाई कक्षा में अर्थात उसमें सभी प्रकार के भाषा का हम वहाँ पे प्रयोग होता हो, जैसे कोई स्थानीय भाषा हो गया, मातृभाषा हो गया, या फिर राष्ट्रभाषा हो गया, राज्य भाषा हो गया, सभी भाषाओं का जहाँ पे क्या हो सम्मिलित रूप से स्टडी कराया जाए तो वह क्या होता है, काफ़ी उचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हम सभी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में काफ़ी भिन्न होते हैं। तो यह सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिक भिन्नता से। तो प्रश्न से ही आप समझ जा सकते हैं कि इसमें हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है। तो यह किससे संबंधित होगा? व्यक्तिक भिन्नता से, माने व्यक्तिगत भिन्नता से क्या होगा, संबंधित होता है। अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग विचार होता है, अलग अलग काम होता है, तो यह क्या हुआ, व्यक्तिक भिन्नता हुआ। तो इसका डायरेक्ट हम आंसर क्या देंगे, ऑप्शन ए, व्यक्तिक भिन्नता। तो इस तरह हमने 2015 के पेपर 1 के सीडीपी के 20 क्वेश्चंस को देखा है। इनमें से कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं जिनका डिस्कशन हम कल के वीडियो में करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।